नमस्ते दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस एनसीईआरटी की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 के, जहाँ हम बात करेंगे इतिहास के बारे में। इतिहास के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, सुना है और हमने डिस्कस भी किया है, लेकिन इतिहास क्या है, तो इसी के बारे में आज हम इस चैप्टर के थ्रू जानेंगे। इतिहास क्यों महत्वपूर्ण है और इसे क्यों पढ़ना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इतिहास कब प्रारंभ हुई, कौन से इतिहास को हम पढ़ते हैं। अतीत में तो बहुत सारी घटनाएं होती है। अतीतों का अध्ययन सिर्फ इतिहास नहीं कहलाता। अतीत में हुई महत्वपूर्ण घटनाएं, लेकिन उसे महत्वपूर्ण कौन बनाती है, हम, आप या कौन। बात होती है कि इतिहास अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटनाएं को समेटे हुए है, लेकिन हम अलग अलग समय में, अलग अलग तारीखों में अलग अलग हिस्ट्री को यानी इतिहास को महत्वपूर्ण बनाते हैं। यानी जब हम राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ेंगे तो उस समय घटित घटनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे और हमारे लिए वो दिनांक, वो तारीखें महत्वपूर्ण हो जाएंगी। और वहीं अगर हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे तो हड़प्पा सभ्यता के समय की जो तारीखें हैं, जो विशेषताएं हैं, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगी। तो इसी के साथ हम अपना पहला चैप्टर शुरू करते हैं। इतिहास यानी कैसे, कब और कहाँ घटित हुई है। इतिहास इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, ये इसके बारे में इसके बारे में आज जवाब मिलेगा इस चैप्टर के माध्यम से। पहली आती है कि तारीखें इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में खोए रहते हैं, जैसे कि किसी राजा की ताजपोशी कब हुई, कब कौन सा युद्ध लड़ा गया, इन तारीखों पर गर्म बहस चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्यायवाची माना जाता था। लोग ये मानते थे कि इतिहास तो बहुत उबाऊ हुआ है भाई, बस तारीखें रटते जाओ। और इतिहास के बारे में बस यही धारणा थी कि हमें इतिहास यानी कि सिर्फ तारीखें याद करनी है। तो क्या यह सही है? सिर्फ इतिहास में हम तारीखों को याद करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए इसी भ्रम को हम आगे तोड़ते हैं कि इतिहास सिर्फ समय यानी दिनांक के बारे में नहीं है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में जिस चीजें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं। हम पहले और बाद में हुई घटनाओं के बारे में जिक्र करने लगते हैं। लेकिन क्या हम रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी सवालें करते हैं? स्वाभाविक मान लेते हैं कि हमें कुछ ऐसा दिख रहा है जो हमेशा से ही ऐसा चलता आ रहा है, लेकिन कभी कभी हम ऐतिहासिक सवालों के बारे में भी प्रश्न पूछ लेते हैं, जाने अनजाने में। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति सड़क किनारे चाय के घूंट भरते हैं, तो आप यह देखकर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफी पीने का चलन कब शुरू हुआ होगा। यह एक बहुत गहरी सवाल हो सकती है अतीत के बारे में खोजने के लिए कि चाय या कॉफी कब प्रचलन में आई, भारतीय लोगों ने इसे कब स्वीकार किया। जब आप ट्रेन से चलते हैं तो खिड़की से बाहर झांकते हुए लोग यह सोच सकते हैं कि ट्रेन का आविष्कार कब हुआ और ट्रेन का निर्माण कब हुआ, इसे कब भारतीय लोगों ने अपनाया। लोग पहले अगर ट्रेन नहीं था तो दूर दूर की यात्राओं को कैसे करते थे। सुबह अखबार पढ़ते हुए, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए आप यह विचार कर सकते हैं कि जिस समय पत्रकार नहीं होते थे, अखबार नहीं होते थे, उस समय लोग एक दूसरे के बारे में कैसे जानते थे, कि कहीं भी घटित हुई घटनाओं के बारे में कैसे जानते थे। आज के समय में हमारे पास सोशल मीडिया है, जिसके थ्रू अगर कोई घटना घटित होती है, उसके जस्ट 10-15 मिनट, आधे घंटे के अंदर हमें वो न्यूज़ मिल जाती है कि किसी जगह पे ये घटना हुई। उसी प्रकार अगर उस समय अखबार नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं थे, तो लोग किसी घटना के बारे में कैसे जानते थे। तो चलिए इन सभी सवालों का हम आगे देखते हैं क्या जवाब मिलता है हमें। आपको एक ये चित्र दिख रहा होगा, जहाँ पे एक ब्रिटानिया को भारत के कुछ लोग जो ब्राह्मण नजर आ रहे हैं, यानी कि हिंदू वर्ग के उच्च वर्ग, हिंदू धर्म के उच्च वर्ग लोग अपनी गीता, यानी कि इसमें यह दिखाया गया है कि गीता को
वो लोग ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं उनके संरक्षण, यानी भारतीय लोग अपनी संस्कृति सभ्यता की सुरक्षा हेतु ब्रिटेनिया को यह अधिकार सौंप रहे हैं कि आप हमारा संरक्षण करें। सबसे पहली बात आती है चाय की, जो हमने पिछले जस्ट अभी टॉपिक में पढ़ा कि आप ये सवाल कर सकते हैं चाय की उत्पत्ति कब हुई। तो आप यह देख सकते हैं कि 17वीं शताब्दी के लगभग में लिप्टन टी का प्रचार प्रसार कुछ इस प्रकार किया जाता था, मानो जैसे लिप्टन टी अगर कोई पी रहा है तो वह एक उच्च अधिकारी या उच्च माना जाता था उसे, कि वह एक उनकी एक अलग रेपुटेशन होती थी चाय पीने वाले लोगों की। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जाता, यानी कि कौन से साल में कब घटना हुई यह हमेशा हम नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका जन्म कब हुआ, आपको ये पता है कि आपके मम्मी पापा का जन्म हुआ, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके दादाजी एग्जैक्ट किस ईयर में पैदा हुए, या आपके परदादा कब आए, या उनकी मृत्यु कब हुई, आपके परदादा के दादा की मृत्यु कब हुई। यानी कि समय का चलन हर काल में एक तारीख, निश्चित तारीख का नहीं होता, बल्कि हम ये मान लेते हैं कि आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले ये घटना घटित हुई होगी। भारत में लोगों के अचानक लोगों ने एक दिन सुबह सवेरे उठा और चाय का चलन शुरू नहीं होगा कि चलो आज नया मार्केट में है तो इसे हम पी लेते हैं, बल्कि आप खुद देखते होंगे यदि कोई नई चीज़ मार्केट में आती है तो पहले उसका प्रचार प्रसार होता है, फिर कुछ कुछ लोग उसे खरीदते हैं, उसका ग्रहण करते हैं, फिर आप अपने मोहल्ले वाले लोग के बारे में जानते हैं कि फलाने लोग ने ये चीज़ खरीदा, उनको अच्छा लगा तो मैं भी खरीद के लाऊंगा। आप फिर उसे खरीद के लाते, आपको अच्छा लगता है, फिर आप कुछ दिन बाद फिर दोबारा उसे बनाते। तो धीरे धीरे यह प्रक्रिया हमारे व्यवहार में परिवर्तित हो जाती है, हम उसे एक आदत के रूप में अपना लेते हैं। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई भी तिथि निर्धारित नहीं कर सकते कि हाँ एग्जैक्ट 16 या 17 अगस्त को ब्रिटिश भारत आए थे, नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रिटिश धीरे धीरे, ब्रिटिश या यूरोपीय जो भी थे वो धीरे धीरे भारत में आए थे। राष्ट्रीय आंदोलन किस तरह शुरू हुआ था, या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आया, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीजें लंबे समय में घटती है, ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की बात कर सकते हैं। जैसे 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में हम ऐसा बोल सकते हैं कि यूरोपियों का आगमन भारत में विस्तृत रूप से होने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारत में आने लगे व्यापार व्यवसाय के लिए, लेकिन उसके लिए हम उपयोग करते हैं 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में या 15वीं शताब्दी के अंत में। लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वह खास दिखाई देने लगते हैं, जब उनके कारण बदलाव शुरू होने लगते हैं, तब उस अवधि को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। जैसे 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच आप देखें तो उस समय यूरोपियों का आगमन उतना नहीं था, जबकि 15वीं शताब्दी के बाद यूरोपियों का आगमन प्रारंभ हुआ, इसलिए हम वहाँ से उसे इम्पोर्टेंट समझते हैं और उसे हम पढ़ते हैं। तो फिर तारीखों को जोड़कर क्यों देखते हैं, इस जुड़ाव की एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को इतिहास माना जाता था, यानी कि जो राजा महाराजा युद्ध लड़ रहे हैं उन्हीं को इतिहास माना जाता था। उसके अलावा इतिहास की कोई अपनी छवि नहीं होती थी कि इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। लेकिन यह इतिहासकार जो भी होते थे राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में बतलाते थे, और यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उनका विवाह हुआ, किस साल उनके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, वह कब मरा और उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है, और इस तरह के इतिहासों में तिथि का महत्व बना रहता है। अब आगे बात करते हैं, जैसे कि हमने पिछले 2 सालों में पढ़ा था, यानी क्लास 6 और 7 में पढ़ा था। अब इतिहासकार बहुत सारे मुद्दों और दूसरे सवालों पर भी जवाब देखने लगे हैं कि उसका जवाब क्या है। जैसे पहले के लोग अपनी रोजी रोटी कैसे चलाते थे, वो क्या पैदा करते थे और क्या काटते थे, शहर कैसे बने, बाजार कैसे बने, किस तरह की रिहायशें बनी,
नए विचार किस प्रकार पनपे, संस्कृति व समाज किस तरह बदले, कौन सी तारीखें को हम महत्वपूर्ण मान सकते हैं। हम जो तारीख चुनते हैं वो जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानियां बुनते हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। ये बात हमने आपको पहले भी बताई थी कि कोई भी तारीख इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलते हैं। जैसे अगर अध्ययन का विषय बदल दें तो अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं तो तारीखें, महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती है। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटेन के साथ खत्म हो जाते थे। अलग अलग अध्याय में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिप्टन, रेलटन, कर्जन, हॉर्डिंग, इरविन, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। इस तरह इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसराय का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। लेकिन इतिहासकार की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय कर दिया गया। लेकिन इसके अलावा क्या लोगों का बाहरी जीवन कुछ नहीं था? क्या आम लोगों का कोई जीवन नहीं था? और उसी के बारे में हम अब आगे जानेंगे। लेकिन जो इतिहास ब्रिटिशर्स ने लिखा वह सिर्फ अपने आप को सर्वोपरि दिखाने के लिए उन्होंने अपने बारे में ज़्यादा लिखा, ना कि आम जीवन और उनके समाज में बदल रही भावनाओं और सामाजिक संस्कृतियों के बारे में उन्होंने नहीं लिखा। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं या उसे टुकड़ों या अध्याय में बांट देते हैं तो हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य, कुछ तालमेल रहे। और इस तालमेल का एक ही मकसद है कि इस तरह कहानी को हम सामने लाएं जिससे उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती हैं। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती। उनके लिए भारतीयों के जीवन से संबंधित कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? इसके क्या उपाय है? इसका एक ही उपाय है कि हमें अपना इतिहास एक अलग तरीके से बनाना पड़ेगा। हम जिन तिथियों को महत्व पहले दिए जा रहे थे वो अब हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होगी। हमारे लिए अब नई तिथियां महत्वपूर्ण होंगी क्योंकि अब हम इतिहास को अपने भारतीय संस्कृति, सभ्यता, समाज के आधार पर उसे विश्लेषित करेंगे। हम अवधियां कैसे तय कर सकते हैं? अवधियों को अलग अलग तरीके से बांटा जा सकता है। सबसे पहले 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी और उस किताब को उन्होंने 3 खंडों में बांटा। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 कालखंडों में बांटकर उन्हें इतिहास को पेश किया। और इस कालखंडों को ज्यादातर लोगों ने माना भी और बहुत से लोगों ने इसे नकार भी दिया। क्यों नकारा? इसके बहुत सारे रीजन हैं। मान लीजिए कि जिस समय हिंदू शासक अगर शासन कर रहे हैं तो वो किसी क्षेत्र पे शासन कर रहे हैं, अलग क्षेत्र पे मुस्लिम, अलग क्षेत्र पे सिख या दूसरे शासन कर रहे हैं, तो क्या एक अवधि को किसी एक शासक और उसके धर्म, जिस शासक का वो धर्म है यानी हिंदू धर्म के हैं, तो उनके धर्म के अकॉर्डिंग अगर इतिहास को बांट दिया जाए तो क्या यह सही होगा? क्योंकि उस समय तो अलग क्षेत्र में मुस्लिम भी राज कर रहे हैं, सिख भी राज कर रहे हैं, ब्रिटिश भी राज कर रहे हैं। उसके अलावा जिस राज्य में हिंदू शासक शासन कर रहे हैं उस राज्य में तो हिंदू के अलावा भी दूसरे धर्म और समुदाय के लोग रह रहे हैं और उनका भी तो अपना एक जीवन है। तो क्या आपके नज़र में यह सही है कि बाकी विभिन्न समुदायों को नकारते हुए सिर्फ शासक के धर्म को देखते हुए उनके धर्म के अकॉर्डिंग उनका काल कहा जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा करने से हम एक पक्षपाती दृष्टिकोण से देखेंगे।
तो फिर इसका दूसरा मतलब हल क्या है? फिर हम इतिहास को कैसे बांटें? इतिहास को अब 3 चीज़ों में बांटा जाता है: आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत। इन 3 कालखंडों में अब हम इतिहासों को बांटकर पढ़ते हैं। औपनिवेशिक क्या है? बहुत सारे लोग आधुनिक काल को, जब मॉडर्न इंडिया हम पढ़ते हैं, उसे इतिहासकार औपनिवेशिक युग भी कहते हैं। तो औपनिवेशिक युग क्या है? आप इसी बुक में पढ़ेंगे कि अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबा कर किस प्रकार अपना शासन स्थापित किया। और आप यह भी देखेंगे कि अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण किस प्रकार उन्होंने स्थापित किया। अपने सारे खर्चों को, जो भी ब्रिटिश की सेना होती थी या बाकी वो खरीद बिक्री जो भी करते थे, उसके लिए जो भी खर्च होती थी, वे यहाँ पे उपनिवेश बनाकर यहाँ के लोगों से सस्ती कीमतों पर खरीदा और यहीं के लोगों के कर से उन सारी चीज़ों को खरीदा गया और सेना की आपूर्ति हेतु उनका उपयोग किया गया। और यह सब कैसे कैसे हुए, इन सब के बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। आप इस चैप्टर में यह भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं, पसंद नापसंद, रीति रिवाज और तौर तरीकों में क्या क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इसी प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। आपने अभी औपनिवेशीकरण की परिभाषा पढ़ी। अब आगे देखते हैं हम किस तरह जानते हैं। हम यह कैसे जान सकते हैं कि हम औपनिवेशिक हैं, या कोई भी स्रोत हम कैसे पढ़े, हम कोई भी इंफॉर्मेशन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसका पहला एक मिलता है हमें प्रशासन अभिलेख तैयार, यानी जो प्रशासन उस समय थे उन्होंने जो भी अभिलेख तैयार किए, जो भी रिपोर्टें बनाई, उसके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। जैसे आप यहाँ पे एक स्रोत देख सकते हैं, गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट। आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाजों एवं सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी, उनमें कुछ नमूने इस प्रकार हैं। जैसे मुंबई का एक रिपोर्ट में लिखा गया है कि इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाजों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज अभी भी बंदर से बाहर ही है। कराची से आया था। 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार कर लिए गए। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में है। विशाखापट्टनम का एक रिपोर्ट है, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाजों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है, सिवाय इसके कि संभव है कुछ सिपाही काम पर ना आए। यानी ये 3 रिपोर्टें कराची, विशाखापट्टनम और मुंबई से संकलित की गई है और यह है डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर इंडिया कमांड सिचुएशन रिपोर्ट संख्या 7 की है और फाइल नंबर है 21 मई 1946 और यह गृह राजनीतिक भारत सरकार को संकलित किया गया था। हमने एक रिपोर्ट पढ़ी जिसके माध्यम से हमें यह पता चला कि उस समय किस प्रकार से दमन किया जाता था विद्रोहों और आंदोलनों को, और उसे एक रिपोर्ट के जरिए सूचित किया जाता था अधिकारियों को। अब हम पढ़ते हैं प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होता है इतिहास को जानने के लिए। लेकिन अंग्रेजी की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए लिखित जो भी चीज़ें होती थी, दस्तावेज हो, वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती थी। आप यह भी पढ़ेंगे कि आगे जब वो कर लगाते हैं या कर्ज देते हैं तो एक लिखित दस्तावेज के रूप में वो देते हैं, अंगूठा लगवाते हैं, साइन करवाते हैं। उनके लिए यह कागजी कामकाज जो होते थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे। उनके लिए हर निर्देश, योजना, नीति पर फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों को अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई।
ठीक है। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा अभी भी आप देखेंगे कि पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वहाँ भी एक रिकॉर्ड रूम होता है, और यह प्रचलन अंग्रेजों के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। वो रिपोर्टों को संकलित करने के लिए अभिलेखागार बनाते थे, रिपोर्ट जहाँ पे बहुत सारे रिपोर्ट दस्तावेज को संकलित किया जाता था। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं, जहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों को सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थी, और इन नकल को बनाने के लिए खुशनवीशी या सुलेखनवीस लोग होते थे, जो बहुत ही सुंदर तरीके से उन चीजों को हूबहू उतारा करते थे। ये एक अभिलेखागार है, 1920 के दशक में बनाया गया था, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता था। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। इसलिए उन्होंने 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा बनाने को तैयार करने के लिए उन्होंने बड़े बड़े सर्वेक्षण किए। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया गया। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना की भी जाने लगी। जनगणना के लिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके, व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई महत्वपूर्ण सर्वेक्षण किए गए। अधिकृत रिकॉर्ड से हमें क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता नहीं लगा सकते और बहुत कुछ जानकारियां हमें मिलती हैं। क्योंकि यह कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि ये सारी जानकारियां जो है वो सरकारी रिकॉर्ड्स हैं, यानी कि जो सरकार यानी ब्रिटिश सरकार को जो सही लगती थी वह अपने दृष्टिकोण से उस रिपोर्ट को तैयार करते थे, ना कि भारतीयों के दृष्टिकोण से। जैसा आपने स्रोत 1 में पढ़ा, यह एक गृह विभाग का रिपोर्ट है, जहां एक विद्रोह को कुचलने के लिए जो भी दंडात्मक कार्रवाई अपनाई है उसके बारे में यहाँ रिपोर्ट दिया गया है। लेकिन इस कार्रवाई के चलते भारतीयों पर क्या असर हुआ, इसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलेगी। हम भारतीयों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। हमारे लिए उस जगह पे ये महत्वपूर्ण होता कि हम पर अत्याचार हुए, हमने आंदोलन किया और ब्रिटिश सरकार ने हमें दबा दिया। इस प्रकार हो सकते हैं। अब देख सकते हो कि यहाँ पे एक रिपोर्ट है, इंसानों के खाने के लायक नहीं है। यह अखबार का रिपोर्ट है जो 1946 में प्रकाशित की गई थी। दिल्ली में 2000 से अधिक पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइसेंस बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। इनकार क्यों कर दिया? जैसे जैसे यह खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था, पुलिस लाइसेंस की रसोई से हमारे लिए जो भी खाना आता वो कोई इंसान के खाने के लायक नहीं होता। जो भी चाय पत्ती या दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खाएंगे। इस बात को एक हिंदुस्तान टाइम्स 22 मार्च 1946 की रिपोर्ट में जारी किया गया था, और यह जो रिपोर्ट है यह भारतीय सैनिक ने की थी। अब आगे देखते हैं, इन दोनों स्रोतों को आप कंपेयर कीजिएगा कि यह एक भारतीय स्रोत है, यह भारत के लोगों के द्वारा लिखी गई रिपोर्ट है, और यह रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा लिखी गई रिपोर्ट है। आप इन दोनों को कंपेयर कर आप इसके बारे में निष्कर्ष निकालिएगा कि इन दोनों से हमें क्या निष्कर्ष मिलता है। अब लास्ट आते हैं हम आखिरी टॉपिक पे,
इन बातों को जानने के लिए यानी इतिहास की बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा, यानी सिर्फ सरकारी रिकॉर्ड से हमें सारी जानकारी नहीं मिलती। जब हम दूसरे स्रोतों की ओर देखते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स हमें बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन दूसरे रिकॉर्ड्स जो भी अखबार हैं या दूसरी पुस्तिकाएं हैं जिसमें आत्मकथाएं, लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्रियों की डायरियाँ, उनके स्मरण जो भी हैं उनके मुकाबले थोड़ा मुश्किल होता है ढूंढना, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड्स हमें संग्रहालय या अभिलेखागार में हमें मिल जाएगी, लेकिन ये सारी चीज़ें जो भी अखबार या बाकी चीज़ें हैं ये हमें अलग अलग जगहों पे जाके ढूंढनी पड़ती है। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैलने लगी, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा, लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। अब जो लोग पढ़ना लिखना जानते हैं वही अपनी डायरियाँ बना सकते हैं, वही अखबार में लिख सकते हैं, वही पुस्तक लिख सकते हैं या कविताएं लिख सकते हैं, लेकिन जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, गरीब, आदिवासी, किसान, खादानों में काम करने वाले मजदूर, सड़कों पर अपनी जिंदगी गुजारने वाले गरीब, ये लोग अपने अनुभवों को कैसे लिखते होंगे। तो उसके बारे में हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको यह बात आगे समझ में आने लगेगी। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इससे ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी हमें क्वेश्चन जो भी देती है वह एग्ज़ाम या अंडरस्टैंडिंग के लिहाजे से भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। आप हमारे साथ बने रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।